हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH MDH। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कहते हैं कि कैमरा तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलता। आप जो हैं, जो आपके सामने है, तस्वीर जो आपको दिखा रही है, उसमें सब कुछ सच होता है। कैमरा जो आपको दिखा रहा है वो सब कुछ सच होता है। दुनिया में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो अपराध को रोकने के लिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल दुनिया भर में बड़ी तेजी से होता है। और यह माना जाता है कि सीसीटीवी जो है वो अपराध को रोकने में किस हद तक कामयाब होते हैं यह कहना मुश्किल है, लेकिन अपराधियों की पहचान करने में सीसीटीवी कैमरे एक बड़ा काम करते हैं। लेकिन भारत में विपक्ष ऐसा है जिसको ना सीसीटीवी कैमरों पर भरोसा है, जिसको ना ईवीएम पर भरोसा है, जिसको ना चुनाव आयोग पर भरोसा है, जिसको ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, जिसको देश की पुलिस पर भरोसा नहीं, किसी पर भी भरोसा नहीं। भरोसा है तो सिर्फ दंगाइयों पर, पत्थरबाजों पर। यह सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, यह मैं क्यों कह रहा हूं? आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संभल में जो कुछ हुआ, संभल में जो है, उसको लेकर आज उसका सच जानना जरूरी है। संभल के सच को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि संभल में जो कुछ हुआ उसके बाद से लेकर लगातार सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आ रही है। लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, लेकिन विपक्ष है कि उस सीसीटीवी फुटेज को मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है और दंगाइयों को बचा रहा है। तो दो टूक में आज यह चर्चा जरूरी है कि आखिर क्या वजह है, जब सीसीटीवी से खुल गए हैं राज तो विपक्ष को क्यों है ऐतराज, क्यों है सच से ऐतराज, और क्या विपक्ष इसके पीछे कोई एजेंडा चला रहा है? विपक्ष चुनाव हारा क्या इसलिए इसे हिंसा का सहारा? दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूरी है। क्यों जरूरी है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह सीसीटीवी फुटेज देखनी जरूरी है जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। और फिर कह रहा हूं, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। यह सीसीटीवी फुटेज देखिए। यह जो संभल की सीसीटीवी फुटेज अब देश भर में सर्कुलेट हो चुकी है, इसमें साफ तौर पर वो पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने संभल में हिंसा को भड़काया। इस सीसीटीवी फुटेज की एक एक तस्वीर संभल के सच को चीख चीख कर बयां कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, राहुल गांधी इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज आपको जो सीसीटीवी फुटेज जो संभल की दिखा रहा हूं वो आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए। सवाल यह है कि संभल में रातों रात इतने ईंट के टुकड़े कहां से आ गए? रातों रात ईंट के इतने टुकड़े कहां से आ गए? जैसे ही सर्वे शुरू होता है, सर्वे शुरू होते ही 700 से 800 नकाबपोश पत्थरबाज कहां से आ गए? यह आप देखिए, यह संभल के उस सड़क का नजारा है। यहां पर पुलिस उन पर रबड़ की गोलियां चला रही है। पुलिस को कहा गया कि पुलिस ने गोलियां चलाई, लेकिन जब सामने से लगातार पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही है, और पुलिस ने बार बार कहा, बार बार पत्थरबाजों को कहा कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य खराब मत कीजिए, लेकिन उसके बावजूद अचानक से 700-800 पत्थरबाज आते हैं और उसके बाद वो पुलिस के ऊपर लगातार पथराव करते हैं। पत्थरबाजों ने न सिर्फ पुलिस पर बल्कि मस्जिद पर भी पथराव किया। जिस मस्जिद का सर्वे था उस पर भी पथराव किया। यह सीसीटीवी फुटेज लगातार, और यह आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं जो सीसीटीवी फुटेज से आई है। इसमें एक नकाबपोश के हाथ में हथियार है, और यह देसी पिस्टल है या क्या हथियार है यह भी जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, यह देखिए, इस तस्वीर में साफ तौर पर एक दंगाई के हाथ में पिस्टल दिख रही है, और सिर्फ पिस्टल नहीं, दंगाइयों के हथियार देखिए किस किस तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। यह 2 फलक वाला चाकू है जो भीड़ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। और यह तस्वीर एक बार फिर, आखिर जो लोग मारे गए संभल की हिंसा में, वो लोग, अब ये देखिए, आपको एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूं। ये इतने सारे नकाबपोश कहां से आ जाते हैं अचानक? और नकाबपोश जब आते हैं
तो नकाबपोशों की पहचान भी अब लगातार हो रही है। पुलिस नकाबपोशों की पहचान कर रही है और ये तमाम चेहरे, उनके चेहरों से एक एक करके नकाब उतर रहा है। ये तमाम पत्थरबाज हैं। दुर्भाग्य की बात यह कि इनमें छोटे बच्चे भी हैं जिन मासूमों को बहलाकर, फुसलाकर, भड़काकर इस हिंसा में झोंक दिया गया था। ये वो तस्वीरें हैं और तस्वीर महिलाओं की भी है। सीसीटीवी फुटेज देखिए कि किस तरह से महिलाएं छतों से पत्थरबाजी कर रही थी। छतों से चढ़ चढ़कर महिलाएं पत्थरबाजी कर रही थी और पत्थरबाजी करने वाली कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ऐसी कई महिलाओं को आइडेंटिफाई कर चुकी है और उसमें यह महिला देखिए छत से किस तरह से छतों पर महिलाओं ने अपने ग्रुप्स बना लिए थे। ये तीन महिलाएं जो पुलिस की हिरासत में आई हैं, छतों पर महिलाओं ने ग्रुप्स बना लिए थे और वो गुट बना करके लगातार ऊपर से पथराव कर रही थी। सवाल यह है कि ये सीसीटीवी फुटेज को आप कब तक झुठलाओगे, कब तक सच को दबाओगे? सवाल आज जरूर पूछा जाना चाहिए। आखिर कैमरा सच बोल रहा है, सीसीटीवी फुटेज सच बोल रही है, या फिर विपक्ष के नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, सच कौन बोल रहा है? ये फैसला आपको करना है। हमारा काम है एक एक सीसीटीवी फुटेज, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाना और इस तस्वीर के जो भेद हैं वो आपको दिखाना। ये भी आपको बता दूं, सवाल ये भी उठता है कि आखिर सीसीटीवी फुटेज जब कैमरा लगे थे, नकाबपोश आ गए, तो नकाबपोशों ने सीसीटीवी कैमरों को सबसे पहले निशाना क्यों बनाया? इस तरह की फुटेज अवेलेबल है, उपलब्ध है, जिसमें नकाबपोश सीसीटीवी कैमरों को तोड़ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों को खत्म किया जा रहा है। आखिर वो कौन सा सच था जिसको छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़े जा रहे थे? ये तमाम सच है जिसका आज सामना करना जरूरी है। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और कुछ सवाल भी आज आपके सामने उठा रहा हूं और उन सवालों पर आज दो टूक चर्चा जरूरी है। सवाल यह कि संभल में अचानक से ऐसा क्या हो गया? अदालत का आदेश था, सर्वे था, और सर्वे होने में किसी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? अभी सर्वे था, अगर आपको सर्वे से ऐतराज था, अदालत के फैसले से ऐतराज था, तो इस देश का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप ऊपर की अदालत में जाएं और इस फैसले को आप चैलेंज करें। लेकिन ऊपर की अदालत में कोई नहीं गया, सब पत्थरबाजों की अदालत में गए और सबने पत्थर उठाकर फैसला खुद करना स्वीकार किया, संविधान के नाम पर नहीं, दंगों के नाम पर। आखिर अचानक ये क्यों हो रहा है? दरअसल इस बात को समझिए कि इस देश में पत्थरबाज भी आते हैं, एजेंडेबाज भी आते हैं। आज आपको पत्थरबाजों और एजेंडेबाजों की सारी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि अचानक संभल में ये सब क्यों हुआ। संभल में यह इसलिए हुआ क्योंकि जो देश में अभी हाल में उपचुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए, झारखंड के चुनाव हुए, हालांकि झारखंड में विपक्ष को जीत मिली, लेकिन महाराष्ट्र में विपक्ष ये मानकर बैठा था कि जीत तो उसकी झोली में ही गिरेगी। लेकिन जब नतीजे प्रतिकूल आए महाराष्ट्र के और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश उपचुनाव के, तो क्या ये हिंसा अचानक भड़काई गई है? क्या चुनाव हारे इसलिए विपक्ष है हिंसा के सहारे? ये सवाल आज उठाना जरूरी है। और सिर्फ हिंसा नहीं, अब देखिए चुनाव हारने के बाद इस देश में कैसे कैसे जो हैं एजेंडे खड़े किए जाते हैं। पहले एक तरफ महाराष्ट्र चुनाव हारे तो ईवीएम पर सवाल उठा दिए गए, ये कहा कि ईवीएम खराब है, बैलेट से चुनाव होने चाहिए। वो ईवीएम जो राजीव गांधी लाए थे, राहुल गांधी के पिताजी लाए थे, आज राहुल गांधी उस ईवीएम को फर्जी बता रहे हैं, फ्रॉड बता रहे हैं, जबकि राजीव गांधी जब ईवीएम लाए तब उन्होंने बैलेट पेपर को फर्जी बताया था और वो बैलेट पेपर के नतीजे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस को कैसे हराया जा सकता है। जनता का फैसला न राजीव गांधी को स्वीकार था न राहुल गांधी को स्वीकार था। राजीव गांधी को जनता का फैसला स्वीकार नहीं था, वो ईवीएम ले आए, और अब राहुल गांधी को जनता का फैसला स्वीकार नहीं है तो ईवीएम से वापस बैलेट पेपर पे जाना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो लोग थे जिनको यह हार हजम नहीं हुई, वो दो हाथ आगे चले गए। उन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि उन्होंने सीधा सीधा संभल जैसी जगहों को दंगों की आग में झोंक दिया। तो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्या विपक्ष चुनाव हारा इसलिए है हिंसा का सहारा? और इससे पहले कि मैं आज अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, आपको एक बात और बताता हूं। सवाल यह भी है, यह मानसिकता कहां से आती है? कश्मीर से लेकर संभल तक
कश्मीर में पत्थरबाजी आज नहीं होती, लेकिन संभल में पत्थरबाजी होती है। लेकिन याद कीजिए, जब कश्मीर में भी पत्थरबाजी होती थी तो इस देश में ऐसे एजेंडेबाज थे जो उस पत्थरबाजी को जायज ठहराते थे, कहते थे ये उनकी अभिव्यक्ति का अधिकार है, सेना पर पत्थर मारना, पुलिस पर पत्थर मारना, क्योंकि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो तो उसको अदालत में जाने के लिए ना कहकर पत्थर बरसाने को जस्टिफाई करना, यह कौन सा विपक्ष है? यह वो विपक्ष है जो आए दिन संविधान का और कानून का नाम ले लेकर चुनाव लड़ता है। यह मानसिकता कहां से आती है? आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिखाता हूं। इमरान प्रतापगढ़ी मशहूर शायर हैं, लेकिन वो किस किस तरह की कविताएं पढ़ते हैं, जब जलसों में जाते हैं तो किस तरह से आवाम को भड़काते हैं अपनी शायरी, अपने गजलों के माध्यम से। यह आपको सुनाता हूं और उन गजलों का इफेक्ट क्या होता है यह भी आपको दिखाता हूं। देखिए, जरा सुनिए, शब्द सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। क्यों ऐसा पथराव वथराव, क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव भी तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। पथराव भी तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। इस देश के कुछ लोगों को बीच जाकर के इस तरह से तहरीरें की जाती हैं, अगर मरना पड़े 2-4 को मार कर मरना। और देश में मरने के लिए नहीं सिखा रहे थे, वो कुछ और ही कह रहे थे। बहरहाल, और उसका असर क्या होता है आवाम पर? आवाम ये कहती है पत्थर ही तो मार रहे थे, जान से थोड़ी मार रहे थे। पत्थर मारने को कितनी आसानी से जस्टिफाई कर दिया जाता है इस देश में। और संभल में यही हुआ। आज पूरा विपक्ष पत्थरबाजों के पीछे खड़ा है, पूरा विपक्ष पत्थरबाजों के साथ खड़ा है। और जानते हैं ये साजिश यहीं पर नहीं रुकती है। मैं बार बार आपको बता चुका हूं, 2 टूक में मैंने बार बार इसका जिक्र किया है। बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, उसके बाद भारत का विपक्ष और भारत के विपक्ष के साथ जो एजेंडेबाज लोग हैं वो भारत को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। इसके तमाम तरह के बयान हैं। आज उन बयानों को नहीं सुनवाऊंगा, लेकिन आज आपको इन्हीं आंदोलन जीवियों में से जो कांग्रेस इकोसिस्टम का और साथ साथ समाजवादी पार्टी के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, आज उनका एक लेख का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाता हूं। कैसे चुनाव हारने के बाद वो भारत के भी पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने की कामना कर रहे हैं। सुनिए जरा, देखिए, आपको दिखाता हूं। योगेंद्र यादव ने हाल फिलहाल में, आंदोलन जीवी आप अच्छी तरह से जानते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी वो जो हैं खिलाड़ी बन जाते हैं, कभी चुनाव विश्लेषक बन जाते हैं वो आंदोलन जीवी, कभी सीए के एक्सपर्ट बन जाते हैं, हर चीज के एक्सपर्ट हैं। और उनका हाल का लेख पढ़िए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र दुर्भाग्य से एक साल में 3रा चुनाव है जिसके नतीजों से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो हुआ वो चुनावी धांधली का ओपन और शट केस है। अब भी हमने कुछ नहीं किया तो भारत अपने पड़ोसी देश जैसे बनने की तरफ बढ़ जाएगा। तो सोचिए, वो कहते हैं कि तीनों चुनाव, क्योंकि विपक्ष आ रहा है, इसमें झारखंड की चर्चा नहीं है, इसमें लोकसभा चुनाव की चर्चा नहीं है जिसमें छाती पीट रहे थे ये लोग और अपनी जीत को लेकर उत्साह मना रहे थे। ये कह रहे थे कि हमने मोदी को रोक दिया, मोदी को रोक दिया, उनका जिक्र नहीं है। लेकिन हरियाणा के नतीजे स्वीकार नहीं है, महाराष्ट्र के नतीजे स्वीकार नहीं है और मध्य प्रदेश के नतीजे स्वीकार नहीं है, तेलंगाना के नतीजे स्वीकार हैं, कर्नाटक के नतीजे स्वीकार हैं, हिमाचल प्रदेश के नतीजे स्वीकार हैं। तो जहां नतीजे स्वीकार नहीं होंगे वहां ईवीएम पे उंगलियां उठेंगी और ईवीएम पर उंगलियां नहीं उठेंगी उसके बाद देश में दंगे कराए जाएंगे और दंगे करवाए जाएंगे और भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिशें रची जाएंगी। 2 टूक में आज इन साजिशों पर 2 टूक करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जो जुड़ चुके हैं, चारों मेहमानों के एक-एक करके परिचय कराता हूं। मेरे साथ अशोक यादव जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक यादव। मेरे साथ दूसरे मेहमान जो जुड़े हैं, मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। आलोक अवस्थी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रोहित अग्रवाल जुड़े हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अशोक यादव जी, सीसीटीवी सच बोलेगा या आपके नेता सच बोल रहे हैं?
देखिए अशोक जी, सीसीटीवी तो बिल्कुल सही बोलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सीसीटीवी हर जगह सही बोलता है, लेकिन जो सीसीटीवी के पीछे की सीन होती है, जो कैमरे में नहीं आती है, वो भी उतने सच होती है, क्योंकि जो आंखों से दिखा नहीं, ऐसा नहीं कि वो झूठा होता है, सच तो भी है। जो आप घटनाक्रम का मैं शुरुआत कर रहा हूं 19/11/2024, जिस तरह से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से याचिका दायर की जाती है कोर्ट में संभल में, और उसी दिन इंटरिम ऑर्डर आ जाता है बिना दूसरे पक्ष को सुने, उसी दिन तत्काल वहां के प्रशासन के द्वारा बिना किसी मतलब कोई स्थानीय तैयारी किए बिना, जमीन पर तैयारी किए बिना सर्वे करा दिया जाता है। ये सब क्या है? कोर्ट में आप देखे होंगे कि कोर्ट की कार्रवाई कितनी लंबी चलती है। कोर्ट का आदेश आता है तो उसको इंप्लीमेंट कराने में बहुत सारी चीजें होती है सोगी, वो सब चीजों की बारीकियों से अध्ययन करके उसका फैसला लागू कराया जाता है। लेकिन आनंद में क्यों ऐसा किया गया? अशोक जी, आपकी बात आपने जो दोनों बात की, आपकी दोनों बातें स्वीकार हैं। आपने कहा सीसीटीवी कैमरा सच बोलता है, आपने अच्छी बात है स्वीकार किया, तो कम से कम जो मैंने फुटेज दिखाई वो फुटेज भी आप स्वीकारेंगे कि वो सच थी। दूसरी बात आपने कही, आपकी वो बात भी स्वीकार कर लेता हूं। मान लो चलो अदालत में जो है मैनेज हो गया, मैं नहीं मानता कि इस देश की अदालतें मैनेज होती हैं, लेकिन आपकी बात से जो मतलब निकल रहा है, मान लेता हूं कि चलो अदालतें मैनेज हो गई, लेकिन उसके बाद तरीका क्या? अगर एक अदालत मैनेज हो गई, क्या देश की सभी अदालतें मैनेज हो जाती हैं? क्या उस अदालत के आदेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अदालतों में नहीं जाया जा सकता था? क्या उस अदालत के फैसले के बाद और क्या हो रहा था अदालत के फैसले में? अदालत ने क्या बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था? अदालत ने तो सर्वे कराने का आदेश दिया था ना, कि सर्वे करवा लीजिए, और सर्वे करने टीम गई थी, वो बुलडोजर लेकर तो नहीं गई थी, सर्वे करने गई थी। सर्वे करने के बाद उसने मस्जिद की दीवार को एक उंगली तक नहीं लगाई होगी, सर्वे किया उन्होंने ना। इस सर्वे के परिणाम में क्या पत्थरबाजी होगी? इस सर्वे के परिणाम में क्या आगजनी होगी? इस सर्वे के परिणाम में क्या हथियार चलाए जाएंगे? इस सर्वे के परिणाम में क्या, इस सर्वे के जवाब में गोलियां चलाई जाएंगी? क्या इस सर्वे के जवाब में 700-800 नकाबपोश आएंगे और उसके बाद पूरे संभल में आग लगा देंगे? क्या ये जायज है? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। जो आपने कहा है जायज नहीं है, लेकिन क्या सर्वे के आड़ में धार्मिक उन्माद वाले भाषण देने चाहिए, जो नारा लगाना चाहिए सर्वे के आड़ में? कौन सा धार्मिक उन्माद का नारा लगा? देखिए अशोक जी, आपके घर में कौन सा धार्मिक उन्माद का नारा लगा, मुझे बताइए सर। मैं बता रहा हूं कौन सा धार्मिक उन्माद का नारा लगा? आपके घर में या मेरे घर में कोई दूसरे धर्म का आदमी आए और जोर जोर से चिल्ला के हमको चिढ़ाने के लिए इस तरह से नारा लगाए, कौन सा नारा? कैसा लगेगा? कौन सा नारा? कैसा लगेगा? कौन सा नारा? मुझे नारा बताइए ना। आप नारा अरे नारा बताइए। आप मेरे घर आकर अगर अल्लाह अकबर लगाएंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अशोक यादव जी, अगर आप मेरे घर में आएंगे या सैयद जवाद आएंगे और कहेंगे अल्लाह अकबर, मुझे कोई एतराज नहीं है भगवान का नाम लेने में। देखिए अशोक जी, आप मेरे घर आइए, मेरे घर आके बोलिए अल्लाह अकबर। अशोक जी, मैं बोलूंगा जय श्री राम, दोनों भाई मिलकर बोलेंगे। आप अल्लाह अकबर बोलिए, मैं जय श्री राम बोलूंगा। बोलिए अशोक जी, कौन सा नारा लगा भड़काऊ? किसी देखिए, ये सब बड़ा सेंसिटिव इशू होता है अशोक जी। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अशोक यादव जी, मैं बार बार पूछ रहा हूं, भड़काऊ नारा क्या होता है मुझे बताइए। देखिए मैं वही बता रहा हूं, आप सुनने को तैयार नहीं है। बताइए। मैं कह रहा था कि ये सब बड़े सेंसिटिव इशू होते हैं। कोर्ट का आदेश अगर आप ले आए, मैंने सिंपल सी, अशोक यादव जी बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं। आपने कहा भड़काऊ नारे लगे, मुझे भड़काऊ नारा बताइए, कौन सा भड़काऊ नारा लगा? आप टीवी में देखिए, जब आप मुझे बताइए ना, फुटेज है, मैंने देखा, मुझे बताइए आप। नहीं देखिए, मैंने इतने सारे आपने टीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज दिखाए। हाँ, मैं बताता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं चाहता था आप कहें, अशोक यादव जी, मैं चाहता था आप कहें, लेकिन आप नहीं कहेंगे तो मैं बताता हूं। आपको भड़काऊ नारा लगा जय श्री राम, क्योंकि वहां जो लोग जा रहे थे सर्वे कराने के लिए, उन्होंने बोला जय श्री राम, और वो आपको भड़काऊ नारा लगा। और उसके जवाब में आपको लगा कि 700-800 लोगों का आना, पत्थर लेकर आना, पुलिस पर हमला करना, ये सब जस्टिफाई हो गया क्योंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। वैसे आपका इसमें आपका कोई दोष नहीं अशोक यादव जी। आपकी पार्टी की पूरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि जहां जय श्री राम बोलो वहां गोली ठोक दो, जो जय श्री राम बोला उसके मगज में गोली ठोक दो। ये समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा रहा है। आप लोग अयोध्या में जय श्री राम बोलने वालों को गोलियों से भून चुके हैं, इसलिए आपको जय श्री राम भड़काऊ नारा लगता है। दिक्कत यही है आप लोगों के साथ। हमारा संविधान किसी धर्म को नहीं मानता। अरे किसी धर्म को नहीं मानता। हमारे संविधान के कौन से अध्याय में लिखा है कि आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, आप अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते? संविधान धर्म निरपेक्ष है। आप मुझे बताइए, संविधान में
हमारे संविधान में नहीं लिखा तो गया जय है श्री कि राम हमारा बोलना, संविधान जय श्री राम धर्मनिरपेक्ष बोलना है। अपराध है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर अपराध जय नहीं श्री है। राम भड़काऊ नारा है क्या? देखिए अशोक जी, हमारा संविधान कहता है कि जो मैं आपसे नियम पूछ रहा हूं कानून है, सिंपल अशोक उस यादव नियम जी, क्या कानून जय का श्री राम पालन बोलना करना भड़काऊ चाहिए। नारा है? क्या जय श्री अशोक राम जी, भड़काऊ नारा है? देखिए आप अपने मन से जोड़िए घटाइए, क्या आपको अरे अपने जोड़ना मन से घटाना नहीं है? करा, आप बता दीजिए। नहीं अशोक बता रहा यादव हूं। जी सुनिए, अशोक यादव जी सुनिए, मैं बता रहा हूं, अशोक आप यादव जी बोलेंगे नहीं तो सुनिए, कैसे मुझे बताऊंगा? मुझे अशोक यादव जी आप जानते हैं मुझे दो टूक करने की आदत है। मैंने आपसे ही पूछा, बिल्कुल दो टूक आप करिए, सुनिए हमें ना, नहीं आता आप दो दो टूक टूक करने नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, आप, मैं आपके शब्द बता रहा हूं, आपने कहा किसी के घर में जाकर, यानी आप कहना चाहते थे वहां पर संभल में जो लोग टीम जा रही थी उन्होंने भड़काऊ नारा लगाया। मैंने आपसे पूछा भड़काऊ नारा कौन सा था, आपने कहा आप बता दीजिए। मैंने तो बता दिया, वहां पे जो जितनी फुटेज मैंने देखी वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। क्या जय श्री राम का नारा भड़काऊ नारा है? इसके अलावा कोई नारा लगाओ तो मुझे बताइए। देखिए अशोक जी, अगर कोर्ट के आदेश के, मेरी बात सुन लीजिएगा, कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वो टीम जा रही थी ना, तो टीम को कोर्ट के आदेश के हिसाब से सर्वे करना था, न कि वहां पे नारेबाजी करनी थी। अगर उस टीम के लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्या ये उचित है? पहली बात, टीम के लोग नारेबाजी नहीं कर रहे थे, एक बात। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, नहीं सुनिए ना, सुनिए, नहीं जय श्री राम अगर लग गया तो क्या, अगर जय श्री राम का नारा लग गया, अगर लग गया, चलिए सुनिए, जय श्री राम का नारा चलिए मान लेता हूं नहीं लगना चाहिए था, वहां पर नहीं लगना चाहिए था। नहीं मुझे जवाब दीजिए ना अशोक यादव जी, ना सीधी सी बात, अशोक यादव जी सीधी सी बात, जय श्री राम का नारा लग गया, जय श्री राम का नारा लग गया तो पत्थर मार देंगे क्या, जान ले लेंगे किसी की? देखिए ये 1990, सुनिए, ये मुलायम सिंह जी का उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर जय श्री राम बोलने पर मगज में गोली मारी जाती है पॉइंट ब्लैंक। ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, ये आपका मुलायम सिंह का, ये मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश नहीं है। जहां पे जय श्री राम बोलो तो गोली ठोक दो, ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है। मुझे पता है ये देश में, प्रदेश में धार्मिक नफरत फैलाने वाले को, धार्मिक नफरत, जय श्री राम से धार्मिक नफरत फैलती है, जय श्री राम से धार्मिक नफरत फैलती है। अशोक यादव अब देखिए, ओके प्रदेश में अशोक जी, अशोक यादव जी शुक्रिया, आपने अच्छा हुआ, अशोक यादव जी बहुत अच्छा। अब मैं अगले मेहमानों के पास जा रहा हूं, रुकिए, अब मैं अगले मेहमानों के पास जा रहा हूं। लेकिन मैंने अशोक यादव जी से जितनी बहस करी इसलिए करी क्योंकि मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता था कि समाजवादी पार्टी जो 1990 में थी, आज भी समाजवादी पार्टी वही है। उसको जय श्री राम भड़काऊ नारा लगता है, उसको पत्थरबाज, जय श्री राम बोलने वालों पर पत्थर बरसे वो सही लगता है, गोली चले वो सही लगता है। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की 1990 से लेकर आज तक वही समाजवादी पार्टी है। जय श्री राम भड़काऊ नारा है। देश में जय श्री राम का नारा लगाना वो अपराध है, क्योंकि भारत तो सेकुलर है। वो अलग बात है कि इस देश में कैसे कैसे नारे लगते हैं और क्या क्या नारे लगा के बम फोड़ दिए जाते हैं, वो जो है इस देश की सेकुलर, जो इस देश की जहानियत है उसमें फिट बैठता है। लेकिन जय श्री राम सेकुलर नहीं है, ये समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी। आलोक अवस्थी जी, जय श्री राम का नारा क्यों लगेगी जब भीड़ जा रही है वहां पर और सर्वे के लिए जा रही है? मैं अशोक यादव जी की किसी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन इस बात से सहमत हूं जब सर्वे के लिए जा रहे थे तो फिर उसको कायदे से जाना चाहिए था, वहां नारेबाजी होना गलत था। क्या इसके कारण नहीं हुआ हिंसा भड़की? अशोक जी, इसके कारण अलग है। यह सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ और 19 तारीख को कोर्ट का पहले सर्वे हुआ, उस पर कोई हिंसा नहीं हुई। 19 के बाद 24 को हिंसा हुई, उसमें बीच में 23 तारीख को उपचुनाव के परिणाम भी आए। उपचुनाव के परिणामों में जो संभल लोकसभा सीट है उसमें एक विधानसभा आती है कुंदरकी के विधायक ही जो है इस समय संभल के सांसद बने, और कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों ने अपार मतदान देकर के 1,44,000 से अधिक मतों से जिताया और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। अब यह बात अखिलेश यादव जी और वहां के सांसद किसी को हजम नहीं हुई कि मुसलमान भाजपा पे कैसे वोट करके आया। उसके बाद ये बांटने और काटने और दंगा करने की प्लानिंग हुई, जिसके आधार पर यह हिंसा हुई है। हिंसा की पूर्व तैयारी थी, लोग मुंह में कपड़ा बांध करके आए, आपने बताया,
सीसीटीवी को तोड़ने का मतलब यही है कि कोई उनकी घटना पर कोई उस पर कोई सबूत ना रह जाए, उसका प्रयास किया गया। और 4 निर्दोषों की हत्या हो गई क्योंकि वहां पे तुर्क बनाम पठान हो गया, वर्चस्व की लड़ाई हो गई। विधानसभा के जो विधायक है वहां पे उनके बेटे और सांसद वहां के दोनों के बीच का ये जंग है और उसका परिणाम युवक 4 लोग मारे गए और पुलिस के तमाम अधिकारी घायल हुए। निश्चित बात है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इस तरह के दंगाइयों से निपटना वो जानती है। हमने दंगा को एक दिन के अंदर ही कंट्रोल किया। आपको याद होगा अशोक जी, आपकी रिपोर्टिंग थी, मुजफ्फरनगर 28 दिन तक जला था, 52 से 55 लोग मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 जगह प्रयास हुआ, एक बहराइच में हुआ, वहां पे 24 घंटे के अंदर दंगे को रोका गया, एक व्यक्ति की जान गई और उस व्यक्ति की जान के लिए किसी ने भी आंसू नहीं बहाए क्योंकि वहां एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था और उसको मारने वाले यही शांति प्रिय कौम के लोग थे जो संभल में पत्थर बरसा रहे थे। इनके पास एक तर्क होता है कि हमको पत्थर बरसाने का अधिकार है, किसी का सर फोड़ने का अधिकार है, हमें गोली चलाने का अधिकार है और जब पुलिस सख्ती करे तो हमको विक्टिम कार्ड खेलने का अधिकार है। और उस विक्टिम कार्ड में सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष के नेता हैं जो तुष्टिकरण की राजनीति में अंधे हो चुके हैं वो देश को बांटने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। आलोक जी मेरा एक सवाल है, ये ठीक है आपने कहा कि भाई इस हिंसा हुई, ऐसे हुआ, एक दिन में आपने करा, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की आप तो बहुत कहते हैं कि चुस्त दुरुस्त सरकार है, तो आखिर आप लोगों के पास कोई गुप्तचर विभाग के इनपुट क्यों नहीं थे? आपका एलआईयू क्या कर रहा था? क्या उसके पास ये सूचना नहीं थी? अगर वहां पर इतने भारी तादाद में पत्थर आ रहे थे, वहां पर इतना सब कुछ हो रहा था, क्योंकि 3 ट्रक पत्थर वहां से निकले हैं, रातों रात तो नहीं हुआ होगा ना, सब जगह तैयारी की गई थी। तो इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश की? अशोक जी, इंटेलिजेंस यूनिट घर के अंदर जाके जांच नहीं कर सकती है, वो बाहर से ही जांच करती है, लोगों से पूछताछ करती है। और जो घटना स्थल है पूरा मुस्लिमों का मोहल्ला है, वहां पे हर घर में से पत्थर निकले हैं, हर घर से जो है हथियार मिले हैं और कई सारे हथियारों को तो आपने प्रदर्शित भी किया है। तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में अगर कोई कमी पाई जाएगी निश्चित रूप से ये सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और हमने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो हमने जो सद्भावना फैलाई है, जो एक है और सेफ है की जो हमने बात की है, जो हमने बांटने और काटने वालों को चिन्हित किया है, उसका ये जवाब जो है अखिलेश यादव जी और उनके दल ने देने का प्रयास किया है। क्योंकि नकारा नेतृत्व पिछली बार लोकसभा के चुनावों में जीत गया था गलतफहमी फैला करके, इस बार जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और यह मुंहतोड़ जवाब आज नहीं दिया है, 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता। मैं 2014 में नहीं जाऊंगा, मैं 2014 तक नहीं जाऊंगा। आपने जो कहा, यानी आपको लगता है कि दरअसल कुंदरकी में जो कुछ हुआ उसके कारण ये सब कुछ किया, एक इसके पीछे लगातार थ्योरी जो है ये थ्योरी दी जा रही है। कुंदरकी एक ऐसी सीट जहां पे 68 से 70% मुसलमान हैं, वहां पर बीजेपी जीत जाती है, समाजवादी पार्टी कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। और कुंदरकी में मैंने खुद वहां के मुसलमानों की वीडियोस देखे जिसमें वो ओपनली आकर कह रहे थे कि हम जो है, हम कोई समाजवादी पार्टी का पट्टे वाले हम लोग नहीं है कि समाजवादी पार्टी सोचे हमें पट्टा पहना दिया हम उसी को वोट देंगे, हम 27 में भी समाजवादी पार्टी को दिखाएंगे कि हमारे साथ उसने जो किया। अशोक यादव जी बोलिए, ये कुंदरकी की जो आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो आपने कहा, जो भाजपा के साथी ने कहा कि जीत गई, ये जीती हुई बाजी नहीं थी, ये लूटी हुई बाजी थी। तो लूटी हुई बाजी तो पत्थर चला दो। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पत्थर को जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन तो मैं यही कह रहा हूं ना, नहीं ये आप तय करेंगे जीती हुई बाजी लूटी हुई बाजी, ये आप तय नहीं करेंगे ना अशोक जी। जीती हुई बाजी थी ही नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं। जाइए, अगर आपको लगता है लूटी हुई बाजी थी तो अशोक यादव जी संविधान की लाल किताब तो अखिलेश यादव भी लेके घूमते हैं ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संविधान की लाल किताब तो अखिलेश यादव भी लेके घूमते हैं ना, तो आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में, लेके घूमना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में गए, लाल किताब आपको भी लेके घूमना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए, मैं देश के संविधान को, मुझे संविधान लेके घूमने की जरूरत नहीं है, संविधान को लेके घूमने की जरूरत नहीं होती। संविधान को आपको उसकी भावना समझकर अपने दिल में रखना चाहिए। संविधान की किताब लेकर घूमने से, कोई एजेंडा बनाने से नहीं होगा। मैं इस संविधान की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको लगता है लूटा हुआ चुनाव था तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन था इस देश में? उसका जवाब पत्थर से देना कि उसका जवाब को सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कहना कि यहां पर जो है गलत हुआ, इसको आप तथ्य रखते सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को भरोसा नहीं है? देखिए अशोक जी, मैं थोड़ा सा अगर निवेदन है, अगर समय दें तो मैं बोलूं, अपनी बात रखूं। देखिए, मैंने कहा कि ये कुंदरकी घटना से इसको जोड़ रही भाजपा, ये गलत है। वो चुनाव का इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक था कि इस प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी को दंगे से ऊर्जा मिलती है, इससे सबका अपना अपना यूएसपी होती है। भारतीय जनता पार्टी का जो इकोसिस्टम है उसको जो एनर्जी मिलती है ना, वो फोटोसिंथेसिस से पौधों को मिलती है। मुझे बताइए, समाजवादी जब अखिलेश यादव जी थे तो उत्तर प्रदेश में कितने दंगे होते थे? अखिलेश यादव जी थे, कितने दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में? बता रहा हूं सर, बता रहा हूं। देखिए, जो पार्टी सत्ता में रहते हुए जिसकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जब वो सत्ता में रह के दंगे करा सकती है तो विपक्ष में कितने दंगे कराएगी? आप इसकी कल्पना कर सकते हैं ना। तो ये मानूं, मैं ये मानूं कि दरअसल संभल में जो पत्थरबाज थे, जो पुलिस पर पथराव कर रहे थे, वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मैं ये मानूं? बीजेपी का ही रोपा गया पौधा था वहां। नहीं, रोपा हुआ पौधा नहीं, आप सही से बताइए ना। वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इसका मतलब अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे तो समाजवादी पार्टी को और चिंता करनी चाहिए। आप लोग कुंदर की नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट हार गए हैं। अगर बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के इशारे पर अगर कुंदर की और बाकी जगह लोग वोट देते हैं और संभल में अगर लोग पत्थर उठा लेते हैं बीजेपी के कहने पर, तो आपके लिए और शर्म की बात है कि आप लोग जो एम फॉर्मूला बनाते हैं, पीडीए करते हैं, वो सारा चौपट हो गया। ना हिंदू आपके साथ हैं, ना मुसलमान आपके साथ हैं, फिर तो आपकी जमीन खिसक गई सर। बता रहा हूं, देखिए जो घटना संभल में हुई वो बीजेपी के ही जो इकोसिस्टम के द्वारा कहां से? पत्थरबाज आपके इकोसिस्टम के थे कि बीजेपी के इकोसिस्टम के थे? ये नकाबपोश, ये जो नकाबपोश दिखा रहा हूं, ये किसके? अच्छा सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, ये सब, अच्छा अब मेरी बात सुनिए अशोक यादव जी, अब मैं तुरंत फैसला कर देता हूं, एक मिनट। ये जो जितने नकाबपोश पत्थरबाज दिख रहे हैं, सीसीटीवी में आ रहे हैं, ये सब धरपकड़ होगी तो फिर रोएंगे नहीं, छाती तो नहीं पीटेंगे ना आप? क्योंकि ये तो बीजेपी के इशारे पर आए हैं। कह दीजिए दो टूक में कि एक भी, कह दीजिए जितने नकाबपोश हैं सबको उठा के जेलों में बंद करिए। बोल दीजिए जरा, अभी पता चल जाएगा किसके लोग थे ये। बोलिए। मैं बोल रहा हूं, बोलिए। आप इतना उत्तेजित मत होइए। अरे मैं उत्तेजित नहीं हो रहा, मैं बोल रहा, देखिए मैं अशोक यादव जी बिना, सुनिए, अच्छा सुनिए, मैं बिना, अच्छा सुनिए, एक मिनट, बिना उत्तेजना के बड़े प्यार से, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को बोलता है, मैं वैसे आपको बोलता हूं कि जितने पत्थरबाज यहां दिख रहे हैं, कृपया अशोक जी एक बार देश के नाम एक संदेश दीजिए और कहिए, ये जितने नकाबपोश, जितने पत्थरबाज दिख रहे हैं, आप कहिए कि पुलिस से निवेदन है कि पुलिस इन सबको उठा करके जेलों में बंद कर दे, इनके ऊपर कड़े से कड़ा मुकदमा चलाया जाए, इनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लिया जाए। एक बार जरा प्यार से बोलिए अशोक यादव जी। बोलना, देखिए बोलिए अशोक जी, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि जो दंगाई हैं, जो दंगा के इकोसिस्टम में लिप्त हैं, एक मिनट, अरे बोलिए ना, ये दिख रहे हैं इकोसिस्टम, मैं बता रहा हूं। बोलिए ना, बोलिए जो दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, पत्थर लेकर पत्थरबाज। देखिए, जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था दंगा कराने अरे में, जो भी आप, अरे आप जो भी ये भी क्यों करते हैं? बोलिए ना, जो दंगाई दिख रहे हैं, बोलिए जो दंगाई दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि दंगा कराने में जो बोलिए जो दंगाई दिख रहे हैं, बोलिए जो दंगाई दिख रहे हैं, अरे अब बोलिए जो नकाबपोश दिख रहे हैं, बोल तो रहा हूं, बोल रहा हूं, बोलिए। दंगा कराने में जो, बोलिए जो नकाबपोश दिख रहे हैं, सुन लीजिए, बोलिए जो नकाबपोश दिख रहे हैं, नहीं बोलेंगे, ओके, सिस्टम क्लियर। देखिए मैं दो टूक में, एक मिनट, आवाज बंद कर दीजिए, अब आवाज बंद कर दीजिए। देखिए दो टूक में दो टूक होता है, हम यहां पर कोई चीज छुपाते नहीं है, और 2 मिनट में लोग जो है वो सच सामने आ जाता है। एक बार भी अशोक यादव दिल से नहीं बोल पाए, ना प्यार से बोल पाए, ना उत्तेजना में बोल पाए कि जितने नकाबपोश दिख रहे हैं, जितने दंगाई दिख रहे हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। वो इनको बीजेपी इकोसिस्टम का बताते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करना चाहते। और जब बाबा ने कह दिया है, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि एक एक की तस्वीर ले ली गई है और तस्वीर अब जारी कर दी गई है, एक एक के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जैसी कार्रवाई की बात आती है, आज राहुल गांधी भी तैयार हो जाते हैं कि मुझे संभल जाना है, क्योंकि पत्थरबाजों को बचाना है। पहले कश्मीर में बचाते थे, अब यहां बचाएंगे। ये पूरा इकोसिस्टम बेनकाब हो रहा है ना, जिनको जय श्री राम से दिक्कत है, जिनको पत्थरबाजों से मोहब्बत है, ये समाजवादी पार्टी है। सैयद जवाद, इन पत्थरबाजों, नकाबपोशों पर कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। मैं लगभग 35 मिनट से सुन रहा हूँ आपकी। 15 मिनट आपने पूरी विपक्ष के ऊपर भूमिका बनाई और बहुत अच्छे से आज आपने सवाल करा। आज मुझे आपके अंदर एक क्रांतिकारी पत्रकार नजर आ रहा था, जितने मजबूती के साथ आपने जो है सवाल करा। और मुझे ये भी आज कहने में संकोच नहीं हुआ, कि सच्ची बात कह रहा हूँ कि अगर आप जैसा सच्चा पत्रकार ना होता तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होता, मुझे इसके कहने में। तो जितना अच्छा आप डिफेंड करते हैं, जितना अच्छा कवर फायर देते हैं,
भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लगता है आपको इस चीज के लिए मैं दाद देता हूं। अब आ जाता हूं असली सवाल पर। देखिए क्या है, जो भी कानून हाथ में लेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। दो टूक आपका शो भी है, बिल्कुल, जो भी कानून हाथ में ले। लेकिन अब थोड़ी सी प्रोसेस को भी समझ लीजिएगा। आपने संबल हिंसा का जिक्र करा, लेकिन फिर मैं सोच रहा था आज बहराइच हिंसा का आप जिक्र क्यों नहीं करते, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने ही नगर अध्यक्ष और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, उसका जिक्र आपने नहीं करा क्योंकि इनकी कलई खुल गई। फिर आप एक तरफ बांग्लादेश का भी जिक्र करते करते, लेकिन हैरत की बात है आप लोग मणिपुर का जिक्र ही नहीं करते, डबल इंजन की सरकार का जिक्र ही नहीं करते कि मणिपुर भी जल रहा है, संबल भी जल रहा है, उसके बाद बहराइच भी जला, नू भी जला, जहां जहां सरकारें थी। और कार्रवाई अगर हम देखें जिस तरीके से हुई है उसके ऊपर हम नहीं सवाल कर। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए, चाहे बुलडोजर बाबा की जो नीति थी, मैं तो बार बार कहता हूं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए, उसके बाद आज कोई नहीं कहता कि बुलडोजर बाबा का हिसाब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ती। अब मैं थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं आपको, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 5-6 साल पहले आपने कुछ तथ्य गलत रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर कोई रोक नहीं लगाई है, या पूरा फैसला जाके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अभी तो देखिए, अभी बुलडोजर के ऊपर मेरी डिबेट नहीं है, मेरी मणिपुर पर नहीं है। मैंने क्या कहा था, जितना अच्छा बीजेपी को आप डिफेंड करते हैं कोई नहीं करता है। और आप जितना अच्छा, और आप सही जवाब सुनिए, मैं तो बीजेपी को डिफेंड, एक मिनट आलोक जी एक मिनट, सही जवाब जितना अच्छे से आप लोग, सही जवाब जितना, एक मिनट रुकिए आलोक अवस्थी, रुकिए एक मिनट। सही जवाब आपको भी मैं आज कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। अरे सही जवाब आपको भी मैं कॉम्प्लीमेंट, देखिए आपको, अरे आप भी तो कॉम्प्लीमेंट लीजिए मेरी तरफ से। जितने अच्छे से आप दंगाइयों को, जिहादियों को जितने अच्छे से आप कवर फायर देते हैं, उसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। मैं कहता हूं देश को देखना चाहिए कि दंगाइयों को, और देश में जो आतंकवादी मानसिकता के होते हैं, देश में जो जिहादी, उनको कैसे बचाया जाता है, कैसे बार बार जो उत्तर प्रदेश के जब बात हो संबल की तो उसको इधर उधर ले जाया जाता है, और कैसे दंगाइयों को बचाया जाता है, ये आपसे सीखना चाहिए। बहुत अच्छे से आप करते हैं। मुझे लगता है आपको एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए समाजवादी पार्टी के लिए, और साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग सेंटर कि कैसे जिहादियों को, दंगाइयों को बचाना है। नहीं, ये ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी खुला हुआ है। आरएसएस का नागपुर का कार्यालय है। वंडरफुल। मतलब आपने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है, अच्छी बात है। चलिए विषय पर आइए, चलिए किसी दिन आपके ट्रेनिंग सेंटर में मैं आऊंगा। सुनिए, मुझे रोहित जी के पास जाना है। जवाब अपनी बात पूरी कीजिए। ऑलरेडी खुला हुआ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब मैं आ जाता हूं मौजू के ऊपर। जो मुद्दा है, आपने 3 मौजू उठाए। ईवीएम को लेकर के आपने एक मुद्दा उठाया, दूसरा अभी तक आप क्या भूमिका बांध रहे थे 5 मिनट से? तीसरे, अरे अब आप इंटरप्ट करते हैं, इसीलिए तो मैंने आपकी तारीफ कर दी थी पहले ही। आप तो एक सच्चे पत्रकार हैं। वो है ना, बड़ा मशहूर एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा। विषय पर आइए, मुझे रोहित जी के पास जाना है। विषय पर आइए, मुझे रोहित जी के पास जाना है। जाए तो जाए, रोहित जी के पास जाना है। विषय पर आइए। तुम्हारा विषय ये है, जिस तरीके से प्रशासनिक चूक लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है, मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेकर के फौरन, अगर मुख्यमंत्री के अंदर नैतिकता होगी वो तो इस्तीफा तुरंत दे देंगे, या उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में और भी मुझे लगता है काबिल लोग होंगे योगी आदित्यनाथ से। बेचारे वो कितने दिनों से उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, और भी भारतीय जनता पार्टी में लोग होंगे। अगर आपको उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आलोक जी मैं आऊंगा, रुकिए एक मिनट, आलोक जी आऊंगा, रुकिए, मुझे रोहित जी के पास जाना है। 1 मिनट, मैं पहले सिर्फ 2 बातें कह दूं। दिक्कत क्या है ना, विपक्ष के पास इतने बढ़िया वकील हैं, हम सब जानते हैं, ऐसे धुरंधर वकील हैं कि वो रात को 12 बजे 1 बजे आतंकवादियों के लिए दरवाजा खटखटा लेते हैं। लेकिन जब कभी दंगा हो जाता है, कुछ होता है, तो विपक्ष चाहता है सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले संज्ञान। लेकिन वो वकील तब नहीं जाएंगे। अगर आपके पास, आपको संविधान में भरोसा है, अदालतों में भरोसा है, तो जाइए ना। अशोक जी कह रहे थे कि ये तो लूटा हुआ चुनाव है, कोई कोर्ट में नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में। आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक विफलता, सुओ मोटो ले ले। अरे आपके पास, फिर कह रहा हूं, दुनिया के बेहतरीन वकील है भाई, जाइए ना, अदालत में जाइए, उसके बाद पता चल जाएगा आपके वकीलों की कितने पानी में। बहरहाल रोहित अग्रवाल, नहीं कोई नहीं बोलेगा। रोहित अग्रवाल, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए।
रोहित अग्रवाल, सिर्फ रोहित अग्रवाल, ये प्रशासनिक चूक है उत्तर प्रदेश की? नहीं अशोक जी, मुझको एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, प्रशासनिक चूक कैसे है? एकदम से घरों के अंदर से पत्थर निकल आते हैं, कैसे निकल आते हैं भाई? कहां से निकल आते हैं? आप अपने स्टूडियो के आसपास जरा ढूंढिए, 2 पत्थर मुझे दिखा दीजिए जरा टीवी के आसपास। मैं कह रहा हूं सैयद जवाद दिखा दे मुझे, किसके घर के आसपास पत्थर होते हैं भाई? ये कहां से आ जाते हैं पत्थर? एकदम से अगर आपके वहां पे 1000 आदमी आके खड़ा हो जाता है, कोई सर्वे हो रहा है, आप एक बार संविधान की बात करते हो कि संविधान खतरे में है, उसके बाद कोर्ट का जो दिया हुआ ऑर्डर है, क्या वो प्रशासन उसको इंप्लीमेंट ना कराए? और कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को जब इंप्लीमेंट कराने आते हैं तो वहां पे आप पूछिए सांसद क्या करने गए थे? 19 तारीख को जब दोनों पक्षों को जाना था, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को वहां सर्वे में, तो सांसद क्या करने गए थे वहां पे? वो क्या कह रहे थे कि जल्दबाजी करनी है। दूसरी बात यह है, विष्णु शंकर जैन जी कल मेरे साथ डिबेट में थे, उन्होंने साफ साफ बताया कि 19 तारीख को जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे की जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने रिपोर्ट लगाई कि वो सर्वे पूरा नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे एकदम से उन्मादी भीड़ आ गई थी और वहां पे दंगे जैसा माहौल बन गया, और सांसद ने कहा कि अब जल्दी इसको खत्म करिए वरना यहां पे दंगे हो जाएंगे, और उस सर्वे को पूरा नहीं करने दिया गया। इसलिए 24 तारीख को दोबारा उस सर्वे की डेट दी गई। आप 24 तारीख तक सो रहे थे, 24 तारीख तक पत्थर इकट्ठा करवा रहे थे, क्या कर रहे थे आप? और 24 तारीख को जब वहां पे दोबारा सर्वे होता है तो आप झूठे वीडियो बना बना के वहां पे डालते हैं कि वहां पे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, जबकि सत्य यह है कि विष्णु शंकर जैन ने खुद क्लेरिफाई किया है कि जब सर्वे करके वहां से टीम वापस जा रही थी तब उनके साथ एक व्यक्ति साथ में चल रहा था, जो कि क्योंकि वहां पे साक्ष्य मिल चुके थे मंदिर होने के, इसलिए वहां पे वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए वापस जा रहा था। वो सर्वे करते समय जब जा रहे थे तब उन्होंने किसी तरीके का कोई नारा नहीं लगाया है, किसी तरीके का भीड़ को उकसाने का काम नहीं किया है। आप वहां पे ईंटा फेंकोगे, पत्थर फेंकोगे, आप पुलिस को क्या समझते हो? पुलिस वहां पे शहीद होने के लिए भर्ती हुई है? अरे पुलिस के बच्चों के परिवार नहीं है। अगर सीओ कह रहा है कि भाई मेरे क्या परिवार नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मैं क्या ये भटके हुए नौजवान जिनको आप समझते हो, इनके हाथों मारा जाऊं, मैं मार दिया जाऊं इनके हाथों में? कि ये घटिया लोग, सड़क छाप लोग वहां पे नकाब ओढ़ ओढ़ के क्यों आए भैया? किस लिए आप अपने मुंह को छुपा रहे थे? आप देखिए जो आज तस्वीरें जारी हुई है उनमें 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने रुमाल बांध रखा है अपने मुंह के ऊपर। भाई आप अपने मुंह को क्यों छुपा रहे थे अगर आप सही काम कर रहे थे? रोहित जी जो आप कह रहे हैं 28 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, एक पुलिसकर्मी जो है गंभीर रूप से, और पहली गोली जो है पुलिस के सीईओ को लगी है, उसके पैर में लगी है जब भीड़ की तरफ से वहां पर गोलीबारी चलनी शुरू हुई। और ये भी मत भूलिए जो वो कह रहे हैं कि जब ये भीड़ जमा हुई थी तो भीड़ में ये जो सुहेल इकबाल है, सुहेल इकबाल जो वहां के विधायक का बेटा है, उसने कहा सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, अपने मंसूबों को पूरा कर लीजिए। ये कौन से मंसूबे थे जो समाजवादी पार्टी के विधायक का बेटा पूरा करवा रहा था? ये कौन से मंसूबे थे जो समाजवादी पार्टी का सांसद पूरा करवा रहा था? ये सवाल तो उठेंगे ना, आऊंगा इस पर, इस ब्रेक के बाद। मैं आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव हारे तो हिंसा के सहारे जिस तरह से संभल में हिंसा भड़काई गई। एक तरफ EVM को लेकर जो पुराना राग जो है खड़ा कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है संभल को लेकर एक माहौल बना रही है कि पुलिस प्रशासन ने वहां पर जो है इस तरह से किया, जबकि CCTV फुटेज साफ तौर पर दिखा रही हैं। CCTV की एक एक फुटेज साफ तौर पर दिखा रही हैं कि दंगाई कौन थे, कहां से आए, उनका क्या मकसद था। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, आलोक अवस्थी BJP से, अशोक यादव समाजवादी पार्टी से, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक, रोहित अग्रवाल RLD के प्रवक्ता हैं। इस बीच में एक बात और बता दूं, ये जो बार बार जो है मैंने आपको इमरान प्रतापगढ़ी का एक आपको उनकी तहरीर सुनाई थी। अब मैं ये बता दूं, एक और सांसद है हमारे जो हैं वो, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है, चंद्रशेखर जो रावण है, उन्होंने कहा है कि सड़कें, अगर संसद संभल हिंसा नहीं सुनेगी तो सड़क सुनेगी और हम सड़कें सुनी नहीं रहने देंगे। ये कौन सी मानसिकता है जो सड़कों पर लोगों को लाती है, बार बार पत्थरबाजों को लाती है, हथियारों के साथ लाती है। और CCTV फुटेज की फिर मैं जिक्र करूंगा, 2 CCTV फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिसमें नकाबपोश CCTV कैमरे तोड़ रहे हैं, आखिर वो कौन सा सबूत छुपाना चाहते थे, और दूसरा CCTV फुटेज जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक जो नकाबपोश है उसके हाथ में हथियार है, वो गोली चला रहा है। बोलिए सैयद जवाद, कितने CCTV फुटेज आप जो है वो करेंगे? हाँ, आ रहा हूँ रोहित जी, 1 मिनट, छोटा सा आपका रिस्पॉन्ड, फिर रोहित जी। आपने इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर सवाल खड़े करे शेरो शायरी के ऊपर। माशाल्लाह आप भी पढ़े लिखे हैं, शेरो शायरी समझते हैं, नज्मों को समझते हैं, और बड़ी ताकत होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शायर थे, और उनकी तमाम नज्में जो हैं वो समाज के बीच जा करके हैं, और देखिएगा जा करके। अब आपने कोर्ट की बात करी, 6 दिसंबर 1992 आप जो कह रहे हैं, सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं मैंने पढ़ी हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी के वो किस माहौल में, किस जगह पर आप क्या बोल रहे हैं, अगर मरना है तो 2-4 को मार कर मरना, किस कंटेक्स्ट में वो कह रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। आप उसको कवर फायर देना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन अगर वो कह रहे होते भारत की सीमा पे खड़े होकर सिपाहियों के बीच कह रहे होते तो समझ में आता वो कहां पर क्या खड़े होकर कह रहे थे। उनका मैसेज वही था जो पत्थरबाज देने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी मानसिकता सांप्रदायिक होगी वो इस तरीके की व्याख्या कर सकता है। हाँ, मेरी मानसिकता सांप्रदायिक है, और ये कविता करना, एक खास कौम के बीच जाकर ये कहना अगर मरना है तो 2-4 को मार कर मरना, ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये भारत से प्रेम का प्रतीक है। बहुत बढ़िया, मेरी मानसिकता सांप्रदायिक है, मैं स्वीकार कर गया। मुझे लगता है ये सांप्रदायिकता है। अगर एक कवि, एक जो गायक जो है इस तरह से लोगों के बीच जाकर, और वो तो इमरान प्रतापगढ़ी वो कवि है, वो शायर है जिसने जो है बड़े बड़े जो माफिया थे उनकी शान में कसीदा करते, वो भी है कि कैसे कैसे शेर बताए गए थे माफियाओं के बीच में जाके, माफियाओं की चरण वंदना करते हुए। आप अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी तुलना कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जो है कोई माफियाओं के चरण चुंबक नहीं थे कि उनके शान में कसीदे करते थे। अशोक भाई आपको बता दूं, इमरान प्रतापगढ़ी भी जो है, मुझे मालूम है क्या है वो, मुझे मालूम, मुझे मत सिखाइए क्या है, मुझे मत सिखाइए कौन कितने माफियाओं की, जिस माफिया के घर चले जाते हैं उसकी शान में 4 कसीदे पढ़ देते हैं। जिस माफिया के घर में, अरे एक माफिया के अगर आप चरण चुंबक बन भी गए तो चलिए एक के रहिए, वो तो जिस माफिया के घर में उस माफिया की शान में 4 लाइनें, और आप उनकी तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, शर्म तो बहुत से लोगों को नहीं है। दूसरी चीज, अभी आपने कांग्रेस के जो है नेताओं को भी टारगेट करा, सांसदों, लेकिन गिरिराज सिंह को कभी नहीं बोलेंगे जो बिहार के अंदर नफरती बातें करते घूमते हैं, दिन रात भड़काने की बातें करते हैं। वो तो आज मंत्री है ना, उनके ऊपर कभी जिक्र नहीं करते हैं, और न सवाल खड़े करते हैं, न सवाल माइक लगा के पूछा जाता है। यही हम कहते हैं। आप इसीलिए क्रांतिकारी, मैंने आपको पत्रकार कहा, बताइए उनका बयान, बताइए उनका एक बयान बता दीजिए, मैं अभी बीजेपी से सवाल पूछूंगा। हाँ, उनके बयान ये है, अगर कोई एक तुम्हारे थप्पड़ मारे तो तुम उसके 100 थप्पड़ मारना, घर के अंदर क्या रखो, और तमाम
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान हैं कि जो है चाकू की तेज, छुरी की जो है उसकी नोक तेज रखो। एक वहां से अभी आपको पता होगा चुनाव के बीच में एक इन्हीं के जो है विधायक भारतीय जनता पार्टी के मुंबई को क्या कहते हैं कि मस्जिदों के अंदर घुस करके मारेंगे, इस तरीके के बयानबाजी। बिल्कुल गलत बयान था नीतीश राणे के बयान का मैं खुलकर खंडन करता हूं, चाहे वो किसी के भी नेता हो। इस तरह का बयान देना शर्मनाक है, इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। नीतीश राणे के बयान का मैं खुलकर खंडन करता हूं। बोलिए अब आप में हिम्मत है इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी का वो करने की? बोलिए, छोड़िए अभी मैं इसमें मैं व्यक्तिगत चीजें में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं खुलकर कह रहा हूं कोई भी भड़काऊ बयान दे, मैं खुलकर कह रहा हूं नीतीश राणे का बयान गलत था। सुनिए, भाजपा नहीं मानती ना, भाजपा नहीं मानती, भाजपा की प्रॉब्लम है। आपने मुझसे पूछा ना, मैं बता रहा हूं। मैं बीजेपी को भी कहूंगा, अगर बीजेपी के नेता भड़काऊ बयान देंगे मैं आपको भी बोलूंगा और उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी को भी बोलूंगा। रोहित अग्रवाल रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आलोक जी के पास आऊंगा। एक मिनट रुकिए आ रहा हूं, एक मिनट मैं आ रहा हूं, एक एक करके सर आप इतना रुकिए, एक एक करके, मेरे पास समय कम है, आपकी दोबारा बात लूंगा। रोहित अग्रवाल। देखिए, हमारे देश में आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को गाली देना, सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को काटना और सेकुलरिज्म के नाम पे हर चीज के लिए हिंदुओं को कहना कि तुम सेक्रीफाइस करो। अरे भैया, बाबर ने गलती की थी तो अपने परदादा की गलती को सुधार लो ना और भाईचारे का नसीर साबित करो। आप कहो कि हाँ, जो बाबर ने गलती की थी, आप ही के परदादा थे ना वो, और आप ये बोलो कि ये गलती को हम सुधारते हैं और हम भाईचारे को स्थापित करना चाहते हैं। सारा का सारा सेक्रीफाइस आपको बहुसंख्यक समाज से चाहिए। दूसरी बात, आप सबसे बड़ी चीज आज देश के अंदर ये हो रही है कि पैलेस्टीन को तो आप समर्थन कर सकते हैं, पर बांग्लादेश में कटते हुए हिंदुओं को आप समर्थन नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में कटते हुए हिंदुओं को समर्थन करेंगे तो आप फिर सांप्रदायिक हैं, लेकिन पैलेस्टीन में जब आप समर्थन करेंगे तो आप सेकुलर हैं। ये जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है ना, अपने हिसाब से इसको सुधार लीजिए। ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम बहुसंख्यक होने के बाद भी आपको बर्दाश्त करते हैं, परंतु आप अल्पसंख्यक होने के बाद भी आप ये स्थिति में है कि आप हमारे ऊपर हमला करने का काम करते हैं निरंतर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद की आप बात कर रहे थे। रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक। कैसे मार दिया गया एक ब्राह्मण समाज का बेटा? ओके, एक छोटा सा ब्रेक, मैं उस ब्रेक के बाद लौटा हूं, छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे, पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, जल्दी से अशोक यादव जी आपका आखिरी कमेंट। देखिए, हाँ देखिए, मैं यही बोलना चाहता कि मैं आ रहा हूँ आलोक जी, आ रहा हूँ आखिरी कमेंट लूंगा आपसे जी। अशोक जी, चौधरी साहब आजीवन किसानों के लिए संघर्ष करते रहे और हमेशा उनको याद किया जाएगा, लेकिन एक सत्ता के लिए, छोटी सी सत्ता के लिए किसानों के ऊपर थार चढ़ाकर कुचलने वालों के साथ
जयंत जी से और अजीत चौधरी, जयंत जी से और अजीत, जयंत जी से उनसे किसी और दिन खुन्नस निकाल लीजिएगा, आज मेरा विषय नहीं है। मैं जानता हूं उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आप लोग परेशान है, आज का विषय नहीं है। चलिए, आज का विषय नहीं है, नहीं आज का समय नहीं है। आलोक अवस्थी जी, मेरे पास आज ये विषय नहीं है चर्चा करने के लिए। किसी और दिन आपको मौका दूंगा अजीत जी के खिलाफ और उसके बाद जयंत जी के खिलाफ खूब खुन्नस निकालिएगा। बोलिए। आज मैं आपके माध्यम से एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं जनता के बीच में। क्या कारण है कि जितने ये इकोसिस्टम के नैरेटिव सेट करने वाले नेता हैं, इनके लड़के, इनके बच्चे कभी गोलियों से क्यों नहीं मारे जाते? पत्थर फेंकने वालों के पीछे ये क्यों खड़े होते, आगे क्यों नहीं आते? ये सिर्फ भड़काते हैं, एक कौम को भड़काते हैं, मासूम बच्चों को भड़काते हैं और उनके हाथों पे हथियार थमाते हैं। क्यों नहीं अखिलेश यादव स्वयं सामने खड़े होते हैं? क्यों नहीं जो है ये मुसलमानों के नेता जो संभल के सांसद हैं सामने खड़े होते हैं? क्यों नहीं जो है वहां पे जो ये सोहेल इकबाल सामने खड़ा हुआ? बच्चे को सामने करके उनको पिटवाना, उनको मरवाना, पुलिस के बाद वो पुलिस के भुक्तभोगी बनेंगे, उनके घर पर कुर्की होगी, उनके सबकी संपत्ति जब्त होगी और 4 लोग निर्दोष मरेंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ, आप जब बात करते हैं नैरेटिव सेट करने की, तो गाजा के मुसलमानों के लिए तो यहाँ पर नैरेटिव सेट किया जाता है, लेकिन जब हिंदू मारे जाते हैं तो ये नैरेटिव सेट करने वाले चुपचाप बिल में घुस जाते हैं। ये कौन से बिल में घुस करके कौन से राजनीति कर रहे हैं? 10 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। कि अगर जो पत्थर चला रहे हैं उनके ऊपर गोली चलाना चाहिए, तो उत्तरकाशी के अंदर जिन्होंने पत्थर चलाया था पुलिस वालों पर, अभी भी घटना है यहाँ पर। सैयद जवाद, पुलिस की गोली से एक भी, आप लोग जो फेक नैरेटिव फैलाते हैं उसको भी मैं सही कर दूं, पुलिस की गोली से एक व्यक्ति नहीं मरा है। जो व्यक्ति मरे, जिनके शरीर में गोलियां निकली हैं, वो कुछ और गोलियां निकली हैं, पुलिस के पिस्तौल से चली गोलियां नहीं है। तो यह भी एक झूठ है कि पुलिस की गोली से वहां मरा। जो मरा उसको मैंने सीसीटीवी फुटेज की दिखाया आपको कि कौन लोग वहां गोलियां चला रहे थे, नकाबपोश कौन थे जो वहां गोलियां चला रहे थे। ये झूठ भी मत बोलिए, ये झूठ भी मत बोलिए। ओके, चलिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। झूठ भी मत बोला करिए इतना। ये बार बार जो झूठ फैलाया जा रहा है कि पुलिस की गोली पत्थरबाजों पर पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, पुलिस ने रबड़ की गोली चलाई है। जो लोग गोली से मरे हैं वो कुछ और देसी तमंचे थे जो लोगों के पास होते हैं। ऐसी पिस्टलें थी, ऐसी पिस्टल किसके पास थी, ये जांच का विषय है। और ये पिस्टल किसके पास थी, ये सीसीटीवी फुटेज में पिस्टल चलाते हुए नकाबपोश चेहरे भी दिख रहे हैं। इस सच से झुठलाई मत, सीसीटीवी झूठ नहीं बोलते। नेता तो अपनी राजनीति के लिए झूठ बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे, लेकिन सीसीटीवी झूठ नहीं बोलता। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 टूक में आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।